सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल में फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि क्लास 11th की फिजिक्स का एक चैप्टर है। और वो टॉपिक जो अब हम आज पढ़ने वाले हैं वो है ड्रॉप्स एंड बबल। इससे पहले हम बात कर चुके थे विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की और भी बहुत सारी बातें। अब उससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और है, उसको पढ़ के आज की थ्योरी को हम फिनिश कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। One consequence of surface tension is that free liquid drop and bubble are spherical if effect of gravity can be neglected। इसके बारे में आपको याद है, सरफेस टेंशन जब शुरुआत की थी तो हमने समझा था सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन को दो तरह से हमने समझा था। एक तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, कहने का मतलब है अगर सरफेस का एरिया बढ़ेगा या एरिया ज्यादा है तो जितनी ज्यादा सरफेस उतनी ज्यादा एनर्जी। दूसरी तरह से हम पढ़ते थे, उसको कहते थे दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। दो तरह से हम उसकी बात करते थे। हमने ये भी जाना कि कोई भी लिक्विड जिस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो अपनी सरफेस को क्या करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा। श्रिंक माने छोटा, ऐसे करने की कोशिश। आपने ये भी देखा होगा सर्दियों में जो जानवर बाहर सर्दी में रह जाता है, कुत्ता बिल्ली या कोई, वो ठंड की वजह से क्या करता है, अपना सरफेस को ऐसा सिकुड़ने की कोशिश करता है। वो भी क्यों करता है, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट और उतनी ही कम उसको ठंड लगेगी। सरफेस टेंशन भी कुछ ऐसा ही है, वो अपनी सरफेस को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्रेविटी को भी नेग्लेक्ट कर दें, ये ग्रेविटी है, इसको भी नेग्लेक्ट कर दें, तो जो लिक्विड है वो बिल्कुल स्फेरिकल बन जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिनिमम होता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। और ये आप देख भी सकते हैं कि जब कभी पानी आपने सिर्फ हवा में उछाला या स्प्रे में से जब पानी निकलता है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो ये वो क्वेश्चन है कि क्यों ये स्फेरिकल होता है, उसका आंसर सरफेस टेंशन से हम दे सकते हैं। आगे आते हैं इस पे। आगे लिखा है अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सरफेस टेंशन इज दैट द प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड। किसी भी ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। ये सरफेस टेंशन से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक चीज हम समझ सकते हैं, मान लिया हमारे पास एक सरफेस है, मान लिया ये प्लेन सरफेस, इस हाथ को मैं सरफेस मान लेता हूं, ये सरफेस है। अगर मैं एक तरफ से यहां से प्रेशर लगा रहा हूं तो सरफेस कैसी हो जाएगी, देखिए प्रेशर लगाते ही ये मुड़ गई, ऐसी हो गई। तो जब भी सरफेस की शेप हम देखेंगे, हमें शेप देखने से ही पता चल जाएगा यहां वाला प्रेशर अगर पी आई है, यहां वाला प्रेशर अगर पी ओ है, तो कौन सा ज्यादा है, जिधर से ये दबी हुई है, यानी कि पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ। तो आपको किसी भी डायग्राम में देखते ही पता लग जाना चाहिए जिधर से वो धसा हुआ है, अंदर की तरफ पिचका हुआ है, वहां प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। अब आपको दो वर्ड और बोलता हूं। यहां से देखने पर जो सरफेस के अंदर से, ये सरफेस है कनकेव, और अगर हम बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये सरफेस है कॉन्वेक्स। ठीक है। तो कई बार ये भी होता है कि हम सरफेस का नाम लेके बताते हैं ये कॉन्वेक्स साइड से प्रेशर ज्यादा है या कनकेव साइड से प्रेशर ज्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, हम हमेशा एयर वाली साइड से नाम को बोला करते हैं, बिना कभी कभी ऐसे केस में होगा कि कन्वेक्स साइड में ज्यादा है या कनकेव, तो याद रखिए वो एयर वाली साइड से एनालिसिस करने के लिए कह रहे होंगे। अगर मेंशन नहीं है तो, मेंशन है तो दोनों नाम हमें आने चाहिए। ठीक है। अब ये आगे की बात करते हैं। इनका कहना है कि प्रेशर कम और ज्यादा होता है। फिगर 9.1a की बात कर रखे हैं और वहां से इन्होंने बताया प्रेशर ज्यादा कैसे होता है। ठीक है। कैसे होता है, इससे पहले प्रेशर क्या है, कैसे निकालेंगे, वो सब है। तो डायरेक्ट फिगर 9.1a पर चलते हैं। तो ये है फिगर 9.1 ए बी सी, हम एक ढूंढ रहे थे, तीन तीन मिल गए। तो यहां पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या कैलकुलेट किया है, फिर हम इससे मैच भी कर लेंगे। तो सिर्फ इस अकेले फिगर को रखते हैं, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। इस फिगर में क्या है वो देखते हैं। इस फिगर में एक स्फेयर बना हुआ है,
हम अभी मान के चलते हैं कि स्फीयर की रेडियस इन्होंने मेंशन कर रखी है, दैट इज आर। ये भी कहा जा रहा है कि अंदर वाला जो प्रेशर है यानी पी आई वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, ये भी कह रहे हैं अभी, ये कह रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। इस प्रेशर की वजह से अंदर एक फोर्स लगेगा। हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो प्रेशर के साथ इस रिलेशन से निकलता है। तो फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर से एक फोर्स लग रहा है, तो हम इसको फोर्स को मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूं फिलहाल। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अब ये लिक्विड ड्रॉप थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, डेल्टा आर। इस रेडियस से ये लिक्विड एक्सपेंड यानी ड्रॉप की रेडियस बढ़ गई, तो ड्रॉप अब जो हो जाएगी वो इस तरह की ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब इस फोर्स की वजह से एक वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा, सिंपली फोर्स इनटू डेल्टा आर, ये तो हो गया वर्क डन। अब ये वर्क डन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कोई भी वर्क डन जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो ये सरफेस एनर्जी बन जाएगा। तो हम सीधा लिख दें कि यही वर्क डन इसकी सरफेस एनर्जी बन गई। अब सरफेस एनर्जी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब एरिया कितना, जितना एरिया बढ़ा है, एरिया इंक्रीज्ड, तो हम सीधे लिखें एरिया इंक्रीज्ड। अब मैं यहां पर बता दूं, आपको याद दिला दूं, हमने कहा था कि एरिया जहां जहां होता है उसमें एनर्जी होती है, और सरफेस टेंशन को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर ऐसे डिफाइन करते हैं तो सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी निकल जाएगी, या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये तो एरिया वाला केस है ना, तो एरिया से करते हैं। तो एरिया इंक्रीज्ड, अब पहले जो एरिया था उसमें हम प्रेशर कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, उस प्रेशर ज्यादा से जो इफेक्ट हुआ उसकी वजह से रेडियस बढ़ी, तो एरिया बढ़ा। तो जितना एरिया बढ़ा उतने ही एरिया पर ये वर्क डन स्टोर हुआ है। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स निकालते हैं, फोर्स कितना है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, अंदर है पी आई, बाहर है पी ओ, तो डिफरेंस जो होगा वही अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो पी आई माइनस पी ओ, ये तो हो गया प्रेशर। एरिया कितना लें, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, उस एरिया पर ये फोर्स लगा, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये डेल्टा आर। सरफेस टेंशन एस, अब हमें निकालना है एरिया इंक्रीज्ड, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो 4 पाई फाइनल एरिया है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, ये बढ़ी हुई रेडियस है, माइनस इनिशियल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करके हम कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है वो निकाल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब हमें डायग्राम की जरूरत वैसे भी ज्यादा नहीं थी, कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। तो पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू एस इंटू, यहां से देखिए 4 पाई दोनों तरफ से कॉमन हो गया, अंदर आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल। जो तीन टर्म आने वाली यहाँ पे, एक टर्म तो होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ये दूसरी टर्म होगी 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, ये वाली, और एक इनकी कॉम्बिनेशन की टर्म होगी, दैट इज 4 पाई इंटू आर डेल्टा आर। ठीक है, अब इस टर्म में देखिए डेल्टा आर जो है इंक्रीज इन रेडियस, बहुत मामूली सी मिलीमीटर जैसा भी शायद ना हो, तो बहुत छोटी टर्म का स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस वजह से इसको तो हम कर देंगे नेग्लेक्ट। ये जो पहला टर्म है ये इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट वाला, तो 4 पाई तो हमने लिख ही दिया है, तो लास्ट वाला टर्म लिखते हैं 2 आर डेल्टा आर, और यहां से हम निकालते हैं पी आई माइनस पी ओ, ये है एक्सेस प्रेशर, नाम याद रखना, एक्सेस प्रेशर, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है वो। तो यहां से देखिए 4 इंटू टू इंटू दिस, तो 2s अपॉन
आर डेल्टा आर कैंसिल हो गया तो 2s अपॉन आर। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है लिक्विड ड्रॉप में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। इनका तरीका भी सेम ही है। इफ रेडियस इंक्रीज्ड बाय डेल्टा आर, दो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, इन्होंने पहले सरफेस एनर्जी निकाली, ये है फाइनल रेडियस से निकाला है फाइनल एरिया, माइनस ये है इनिशियल एरिया, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई किया। एल ए का मतलब क्या है, लिक्विड एयर इंटरफेस, बूंद को हवा में बना रखा है, ये वो केस है। सॉल्व किया 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस एल ए, पहला एक्सप्रेशन हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, जो फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ उसका एक्सप्रेशन। तो ये बताया इन्होंने यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, तो जो एनर्जी वर्क डन की वजह से जो एनर्जी होगी रिलीज, वही एनर्जी सरफेस में आएगी। तो ये इन्होंने निकाल लिया फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन का फॉर्मूला निकाला और इसको कंपेयर किया इन दोनों को, और कंपेयर करके इनका रिलेशन भी करीब करीब वही आना चाहिए जो हमारा रिलेशन है। तो देखिए ये रिलेशन आ गया पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s अपॉन आर। बस फर्क क्या है, इन्होंने ये एल ए लिखा है, हमने एल ए नहीं लिखा है ना। तो यहां पर ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कॉन्वेक्स और कनकेव साइड के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने 3 तरह के ड्रॉप्स माने हुए हैं। 3 तरह के ड्रॉप क्या है वो भी देखिए। पहला ड्रॉप ही है, ये क्या बना है, बाहर है एयर, और ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप है वाटर की, यानी कि पानी की बूंद है जो हवा में बनी हुई है। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, ये तो है वाटर, ठीक है, और वाटर के अंदर यहां पर है एयर। तो इस केस में भी प्रेशर की हम बाद में बात करते हैं, पर ये क्या है वो बताया। तीसरा वाला है एयर बबल इन वाटर। एयर बबल वाला केस में क्या होता है, पानी की सरफेस से ये बबल बना हुआ है, और जब बबल बनता है तो बबल के अंदर भी एयर है और बबल के बाहर भी एयर है। तो इस केस में और इस केस में फर्क क्या है, ये देखिए। यहां एयर होने से ये एक एरिया हुआ, एरिया 1, और यहां भी एयर होने से यहां पर भी एरिया क्या हुआ, एरिया 2। तो अगर इस डेरिवेशन को इसके लिए करना है तो एरिया को हमें डबल करना पड़ेगा। जैसे याद है लेंथ भी डबल की थी पहले, ऐसे हमें एरिया यहां डबल करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला अभी हमारा आया था एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2s अपॉन आर, ये जो आया था इसमें एरिया डबल करने से यहां पर ये 4 हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें वहां बताता हूं डेरिवेशन में। यहां पर हमने क्या किया था, एरिया फोर्स इनटू एरिया ये लिया, यहां पर जो एरिया बढ़ा था ना इस वाले पार्ट में, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यहां पर डबल होगा, क्योंकि बाहर वाला एरिया भी कंसीडर किया और अंदर वाला एरिया भी कंसीडर किया। तो इस तरह से ये था एक्सेस प्रेशर का केस। और यहां पर इन्होंने ये बता रखा है, देखिए बबल डिफर फ्रॉम ए ड्रॉप एंड ए कैविटी, इन दिस इट हैज टू इंटरफेस। वैसे जो डायग्राम बने हुए हैं ना, ये डायग्राम बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, कैविटी करना और बबल करना। कैविटी क्या है ये थोड़ा सा देखिए, बहुत सारा पानी है उसके अंदर छोटी सी कहीं हवा की एक ड्रॉपलेट बनी हुई है, इस तरह का केस होता। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर हमारे 2 केस बिल्कुल क्लियर हैं, पानी की बूंद जो हवा में बनी हुई है वो, और एक एयर में बना हुआ बबल। ठीक है, दोनों केस बिल्कुल क्लियर है। अगर पानी में एक हवा भी बनी हुई हो ना तो वो भी एक स्फेयर तो हुआ, अंदर एयर है और बाहर वाटर है, तो उसमें भी एक ही सरफेस मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए ये 4s हो गया। तो दिस इज प्रोबेबली व्हाई यू हैव टू ब्लो हार्ड। जब कभी ऐसे बुलबुला होता है ना, उसमें हमें फूंकना पड़ता है उसको बड़ा करने के लिए, तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो उस प्रेशर ज्यादा को ओवरकम करने के लिए हमें फूंकना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पास सोप एंड ड्रॉप एंड बबल वाला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि ड्रॉप और बबल में किस तरह से एक्सेस प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरी राइज। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखते हैं।
वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस। कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस याद दिला देता हूं आपको। जब हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था तब हमने कहा था सॉलिड सरफेस पर जो बूंद होती है पानी की या लिक्विड की वो इस तरह की शेप में होती है, यानी कर्व शेप होती है। अगर ये बूंद की तरह नहीं होती, किसी टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भरा होता, तो टेस्ट ट्यूब में भी इसकी जो शेप होती है ना वो सीधे नहीं होती, वो भी कर्व शेप होती। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरते तो वो इस शेप का होता या वो इस शेप का होता, यानी ऐसे फ्लैट शेप नहीं होती है। तो इस वजह से हम ये लिखते हैं कर्व लिक्विड एयर इंटरफेस is the well known effect that the water rises up in a narrow tube in spite of gravity। तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज वेल नोन। वेल नोन का मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि अगर एक बहुत पतली कम रेडियस की ट्यूब होती तो उसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जबकि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, पानी नीचे गिरना चाहिए पर इसमें ऊपर चढ़ जाता है। पहले हम इस वाली चीज को देख लेते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये तीन अलग अलग तरह की बूंद हैं। देखो ये पतली ट्यूब थी, इसमें जैसे इसको रखा लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ गया। अब ये दूसरा लिक्विड है, इस पर ट्यूब रखेंगे जिसकी रेडियस और कम है, देखिए और पतली है, ये और ऊपर तक चला गया इसमें। तीसरे वाले में रखते हैं, देखते हैं वहां पे ट्यूब की रेडियस वहां पर हम और डिफरेंट लेंगे, तो इस केस में और पतली ली। अब ये भी देखिए ऊपर तक लिक्विड चढ़ गया। और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड बिना किसी कारण, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें हमने कोई मैकेनिकल बैटरी लगा रखी थी या कुछ और लगा रहा था, अपने आप ये लिक्विड जो है इन तीनों में राइज करता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट, यानी कि कैपिला, कैपिला वर्ड असल में रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितनी, अब ये तीन ट्यूब हैं, एक पतली एक मोटी और एक थोड़ी और डिफरेंट रेडियस की, लिक्विड में जैसे ही डाला लिक्विड ऊपर चढ़ने लग जाता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और बाकी इसकी मैथमेटिक्स क्या है। द वर्ड कैपिला मीन्स हेयर इन लैटिन। अब रेडियस नहीं, हेयर है ये। कैपिला का मतलब है बाल। अब ये बाल, इतना बाल जितना पतली रेडियस हो, इफ द ट्यूब वर हेयर थिन द राइज वुड बी वेरी लार्ज। अभी हमने देखा उस वाले एक्टिविटी में जो पतली ट्यूब थी उसमें ज्यादा ऊपर तक लिक्विड गया था। क्यों होता है, क्या होता है, अब उसको समझते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं और इस डायग्राम से ही आगे का एनालिसिस भी करना है। ठीक है, डायग्राम समझते हैं पहले। डायग्राम में ये एक बीकर भरा हुआ है, इस बीकर में ये ट्यूब डाली, इस ट्यूब को ही हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी जिसकी रेडियस बहुत कम होती है, तो इसकी रेडियस क्या है ये भी क्लियर कर दें। इस कैपिलरी का ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई इसकी रेडियस, इस रेडियस को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये जो भरा हुआ है यहां पर ये है वाटर, और ये जो कैपिलरी जिस मटेरियल की बनी हुई है वो मटेरियल है ग्लास। तो वाटर ग्लास, जब ये दो तरह के लिक्विड मिलेंगे तो सरफेस हो जाएगी ऐसी। ऊपर से देखने पर क्या होगी, दिस इज कनकेव, ऊपर से देखने पर कनकेव, हवा की तरफ से देखने पर। इसमें पहले हम समझते हैं कि कैपिलरी राइज होता क्यों है, लिक्विड ऊपर क्यों गया, पहले उसको समझते हैं। हमने एक पॉइंट यहां ले लिया लिक्विड के सरफेस पर, यानी सरफेस से जस्ट नीचे, और एक पॉइंट इसी के पैरेलल हमने यहां मान लिया। ठीक है, मान लो शुरू में ये कैपिलरी राइज नहीं हुआ था, लिक्विड ऊपर नहीं था, तो क्या होगा, हमें ये इस तरह की शेप नजर आती। ठीक, अब इस तरह की शेप का मतलब है ऐसी शेप। अब ये हम जानते हैं ऐसी शेप में प्रेशर बराबर नहीं रहता, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। अगर इसको हम मान लेते हैं बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक का, और ये मान लेते हैं पीआई, तो इस केस में हम देख सकते हैं ऊपर से जो सरफेस है ऊपर से पिचकी हुई है, यानी ये पीओ यहां पर ज्यादा है, पीआई यहां पर कम है। क्लियर। अब ये दोनों ए और बी पॉइंट है ना, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर हुए, तो पास्कल लॉ ये कहता है पी ए दैट शुड बी पी बी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन
ऊपर के ये 2 पॉइंट तो रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बराबर है। यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा क्योंकि सरफेस प्लेन है। अगर सरफेस प्लेन की जगह ऊपर नीचे ऐसी होती तब तो हम कहते कम ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर सरफेस की शेप ऐसी होने की वजह से हम कह सकते हैं ऊपर वाले तो दोनों बराबर हुए, नीचे वाले बराबर नहीं है। और ये भी पता लग गया बी पॉइंट का प्रेशर कम है। तो मैं ये लिख देता हूं कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि लिक्विड में प्रेशर कम है तब भी लिक्विड रहे, ये इक्वल होना चाहिए पास्कल लॉ से। तो इक्वल करने के लिए ये लिक्विड जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। अब जितना ऊपर चढ़ जाएगा उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा रॉ जी एच से। तो ये पी ए हुआ, पी बी में अब ये पी बी यहाँ का है, ये लिक्विड बढ़ गया तो इसका प्रेशर हो गया रॉ जी एच। अब ये कब तक चढ़ता रहेगा? जब तक कि जो कमी है वो बराबर ना हो जाए। जब कमी बराबर हो जाती है तो लिक्विड की हाइट पे वहां जाके वो रुक जाता है और इस तरह से हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाती है। अब समझ सकते हैं ये जो लिक्विड है ऊपर क्यों चढ़ गया। ठीक है, कारण क्या था? इसकी जो शेप बनी वो सरफेस टेंशन की वजह से बनी, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से बनी और इस वजह से लिक्विड ऊपर राइज कर गया। तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का ऊपर चढ़ना दैट इज नोन एज कैपिलरी इफेक्ट या कैपिलरिटी। क्लियर यहां से? अब ये देखते हैं कि हम इस प्रेशर को और बाकी चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले डायग्राम को हमने देखो वहां पर थोड़ा सा एनलार्ज करके बड़ा कर दिया है, तो उसको वहां पर समझते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें मेंशन है उसको समझते हैं। सॉलिड लिक्विड सरफेस पर हम बनाते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? लिक्विड की सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हो गया। ठीक, सॉलिड की सरफेस के साथ एंगल, लेकिन कहां? लिक्विड के अंदर की तरफ। तो ये है सॉलिड की सरफेस, इसके साथ एंगल। अब एंगल इधर का भी है और इधर का भी है। अंदर वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट। पहली चीज क्लियर हुई। इस एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले ये तो हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये जो सरफेस बनी हुई है, इस तरह की सरफेस, अगर ये पूरा स्फेयर होता तो कुछ ऐसा दिखता। ये मैंने बना दिया इसका पूरा स्फेयर। थोड़ा सा घटिया दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, अब डायग्राम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब स्फेयर की भी एक सेंटर होगा, तो वो सेंटर है ये वाला। ये है स्फेयर का सेंटर, मैं नाम दे देता हूं इसका सी। इस स्फेयर की भी एक रेडियस होगी, वो रेडियस है ये वाला पार्ट आर। ठीक है, अब ये हम जानते हैं ये तो है टेंजेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए जो टेंजेंट बनाई वो, और ये है रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90, तो ये पूरा एंगल होना चाहिए 90। ठीक, अगर ये एंगल 90 है तो आप देख सकते हैं ये थीटा है, ये है कैपिलरी की रेडियस। देखिए दो दो रेडियस है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कैपिलरी की रेडियस है ये वाली जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, और जो ड्रॉप बनी है ना जिस शेप की, उसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। जो शेप है ना इसका नाम है मेनिस्कस। और ये जो बना है बड़ा सा, ये वो स्फेयर है जो इमेजिनरी स्फेयर है, इसलिए हम इस आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक कर्व है, तो उसकी भी रेडियस हुई ना, तो उसको हमने आर से बोला। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 होने से ये थीटा, और अंदर वाला ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसमें देखिए ये 90 माइनस तो अंदर वाला थीटा, तो ये देखिए अंदर वाला एंगल थीटा दिखा रखा है। पहला केस तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, ये आर है ये ए है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल से इस आर का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी कि आर कॉस थीटा, तो हम ये कह सकते हैं दिस ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्लियर? अगर यहां से हमें आर निकालना हुआ तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, या हम कह सकते हैं ए सेक थीटा। इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर
और कैपिलरी की रेडियस, इनके बीच का की एक रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अगर इस तरह की कोई लिक्विड ड्रॉप होता है तो प्रेशर का एक डिफरेंस रहता है। ठीक है, हम जानते हैं पी माइनस पीओ करके हम पहले भी लिख रहे थे। वो प्रेशर डिफरेंस है इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में। कितना डिफरेंस है, मान लेते हैं उसको मैं लिख देता हूं पी आई माइनस पी ओ। मान क्या लिख देते हैं, हम पहले भी यही लिख रहे थे तो हमने पी आई माइनस पी ओ फिर से लिख दिया। क्योंकि इस सरफेस का केस क्या है, एयर है और एक तरफ वाटर है, तो एक ही सरफेस हुई, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2s अपॉन आर, जो भी हमने सीखा। तो दिस इज 2s अपॉन आर। आर क्या चीज है, जो लिक्विड की ड्रॉप बनी हुई है उसकी रेडियस। तो ड्रॉप बनी हुई है ये वाली, तो रेडियस हम लेंगे आर। लेकिन ये रेडियस तो वो है ना, कर्व की है, हमें दिखाई भी नहीं दे रही है, तो इस आर को हम ए के फॉर्म में लिख दें तो आर इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये हो जाएगा पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s अपॉन ए। अगर ए सेक थीटा लिखेंगे तो सीधे ए अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो 2s अपॉन ए इंटू कॉस थीटा, ये आ गया प्रेशर। अब ये प्रेशर कितना है, ये प्रेशर हम जानते हैं पी ए माइनस पी बी, यानी इन दोनों का डिफरेंस रॉ जी एच के इक्वल है। तो इसको हम लिख देते हैं रॉ जी एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन ए। और चाहे तो हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हाइट का लिक्विड चढ़ा है, यानी कितनी हाइट तक लिक्विड राइज किया है, वो हमें यहां से पता लग जाएगा। तो अगर सिर्फ हाइट का फॉर्मूला ही लिखना है तो हो जाएगा 2s cos थीटा अपॉन रॉ ए जी। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये है हाइट, इसको याद रख सकते हो। स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से, ये याद कर सकते हो। आर को ए की टर्म में अगर नहीं बदलते तो क्या होता, ये जो a अपॉन कॉस थीटा है इसको हम सिंपली r रहने देते, तो यहां से रिलेशन कुछ ऐसा होता, h, यहां से a अपॉन कॉस थीटा को मैं r लिखता तो h इंटू आर इज इक्वल टू 2s अपॉन रॉ इंटू जी, ये ऐसा होता। ठीक है, तो ये सारी चीज आ गई। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि यहां पर क्या है। देखिए, To see this, consider a vertical capillary tube of circular cross section radius A. ट्यूब की रेडियस A है। Inserted into the open vessel of water, the contact angle between water and glass is theta, जो कि हमने मेंशन किया है। तो देखिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। यहां पर इन्होंने बताया है दिस इज acute एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। और जो थीटा इक्वल टू 90 के लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े चिपकू होते हैं, ग्लास के चिपकते हैं, ये भी हमने बताया था। Thus the surface of water capillary is concave। ये इस तरह की जो शेप बन रही है वो कनकेव शेप बन रही है। कनकेव कहां से बोला जा रहा है, ऊपर से देखने पर इसको कनकेव बोला जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो इससे क्या रिलेशन निकला, पी आई माइनस पी ओ, प्रेशर डिफरेंस दैट इज 2s अपॉन आर, हमने भी ये यूज किया था। आर को लिखा था ए सेक थीटा, सेक थीटा को ऊपर ले गए तो ए अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब दूसरा पार्ट क्या कहता, पी आई माइनस पीओ को रॉ जी एच लिखने वाला पार्ट था। अब इन्होंने यहां पर ये समझाया है कि कैसे लिक्विड मेनिस्कस होता है, प्रेशर किधर कम किधर ज्यादा, 2 पॉइंट बराबर लिए और प्रेशर का डिफरेंस देखिए रॉ प्लस एच रॉ जी करके डिफरेंस के बराबर लिखा, और फिर इसको रॉ जी एच से कंपेयर किया और इस तरह से इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया, हाइट का फॉर्मूला, h इक्वल टू 2s अपॉन रॉ जी ए। तो इस तरह से हम हाइट का, प्रेशर का फॉर्मूला बता सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो यहां पर अभी तक नहीं लिखी उनको देखते हैं। ठीक है, खाली जगह पे आ गए, हम अपना डायग्राम खुद बना लेंगे। जो लिक्विड हमने भरा है, अभी जो लिक्विड जो डायग्राम में बनाया था वो था वाटर। ठीक है, अगर मैं यहां पे भरता हूं मरकरी यानी Hg, और ये जो बर्तन है वो है ग्लास का, यानी कि मरकरी और ग्लास। मरकरी की शेप कैसी होती है, वो ऐसे रहता है,
बिल्कुल अलग थलग। तो मरकरी अगर यहाँ पे कैपिलरी रखी तो देखिए कैसे होगा। मरकरी होगा ऐसा, इधर से यूं उठा हुआ और ऐसे इधर की तरफ, ऐसी शेप। दूसरी तरफ क्या होगा, वो भी ऐसे होगा। ठीक है, अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अंदर भी मैं ऐसा मान लेता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा बाहर बनाता हूं। ये अंदर भी ऐसा हो गया। जैसे हमने वहां एनालिसिस किया था कि एक पॉइंट हमने माना था पी ए, एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पी बी, फिर एक पॉइंट ऊपर माना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी हमने कह दिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ ये इक्वल है, यहाँ ये इक्वल है क्योंकि सरफेस प्लेन है। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो शेप से देखिए, शेप ऐसी है ना। अब ऐसा लग रहा है अंदर से कोई धक्का देके इसको ऊपर कर रहा है। तो इस केस में ये जो पी बी है ना, ये पी ए से ज्यादा हुआ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पी बी, दिस इज ग्रेटर देन पी ए। पहले क्या रिलेशन था, पहले रिलेशन नहीं, वो भी लिख देता हूं। वाटर वाले केस में रिलेशन था पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। तब हम बी पर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तब जाके वो इसके बराबर आया। तो लिक्विड कहां जाया था, ऊपर। अब इस केस में क्या करें, इसमें तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना हुआ तो देखिए, ये सरफेस टेंशन, ये सॉलिड सरफेस, और एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया 90 से बड़ा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसमें cos थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। हाइट का फॉर्मूला कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हाइट का फॉर्मूला नेगेटिव आना है, तो हाइट अब ऊपर नहीं होगी, हाइट नीचे होगी, गहराई। तो इस केस में जो लिक्विड है ना, वो नीचे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा H। तो ये ध्यान रखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से कम तो लिक्विड राइज, ऊपर जाता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा तो लिक्विड ड्रॉप, नीचे जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि लिक्विड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बात और, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन पे फिर से आते हैं। देखिए यहां पर इस डेरिवेशन में ये वाला जो डेरिवेशन है वो है ए की फॉर्म में, यानी कैपिलरी की रेडियस। अब हमने कैपिलरी की रेडियस को हटा दिया और कर्वेचर यानी इस शेप की रेडियस में लिखा, तो ये रिलेशन आया। सोचिए कि मान लिया हम एक लिक्विड को इसमें डुबोते हैं, इसी पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। इस लिक्विड को मैंने डुबोया, ये हाइट है मान लिया 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड राइज करता है। अगर मान लिया मैं लिक्विड को काट के 10 सेंटीमीटर से छोटा कर दूं, तो ये इतना सा रहेगा। तब क्या होगा, अब लिक्विड कैपिलरी ही यहां तक है और लिक्विड कहां तक आता है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, क्या लिक्विड 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, फिर फव्वारे की तरह गिर जाएगा, और इस तरह से एक परपेचुअल मोशन चलता रहेगा, हमेशा के लिए फव्वारा। क्या ऐसा होगा, यूट्यूब पे वीडियो तो जरूर देख लिए होंगे आपने परपेचुअल मोशन के। अपने आप चल रही हैं चीजें, एक बार बॉल ऊपर गई, फिर वहां से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अभी तक तो इस तरह की कोई डिस्कवरी हुई नहीं है परपेचुअल मोशन की। तो यहां पर भी ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या, तो यहां से समझिए। देखिए, ये तो है लिक्विड की हाइट और ये है रेडियस। किसकी रेडियस, ये जो शेप बनी हुई है ना, इसकी रेडियस। इस शेप को भी समझिए थोड़ा सा, मैं आपके सामने सिर्फ शेप बनाता हूं। तो देखिए, मैं दो तीन शेप बनाता हूं। एक शेप मैंने बनाई ऐसी, दूसरी शेप थोड़ी सी ऐसी, तीसरी शेप बिल्कुल ऐसी। अब देखिए, इन शेप में किसकी रेडियस छोटी है, किसकी रेडियस बड़ी है। ये देखिए, जो सबसे गहरा दिख रहा है ना, इसका स्फीयर तो इतना सा बनेगा, तो इतनी सी रेडियस। जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका रेडियस बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। और जो बिल्कुल फ्लैट जैसी दिख रही है, इसका स्फीयर तो ऐसा बनेगा, बहुत ही बड़ा। तो कहने का मतलब यह है, सिर्फ यहां की जो शेप है ना, वो थोड़ी सी भी ऐसी हो जाएगी तो रेडियस ज्यादा हो जाएगी। अब यहां देखिए, H इंटू आर,
height of capillary into radius of curvature is equal to 2 constant, s surface tension फिर constant, rho density of liquid constant, g gravity constant। कहने का मतलब है h इंटू आर जो है ना ये कांस्टेंट है। तो इससे ये पता चला अगर हम हाइट को कम ज्यादा करें तब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने इसको कहा 10 सेंटीमीटर हाइट तक जाती है और रेडियस को मान लेता हूं 2, तो आंसर कितना आया 20। फिर मैंने कहा कि मैं कैपिलरी को काट के छोटा कर देता हूं, यानी कि मैं इसको 5 कर देता हूं, तो हाइट जो है ये 5 हो गई। अब ये जो राइट हैंड साइड का 20 है ना ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको बराबर इसको मैच करने के लिए ये जो 2 है ना ये 4 हो जाएगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, जो लिक्विड पहले h हाइट तक इस शेप का था ऐसा गहरा, वो कैपिलरी को छोटा करते ही इसकी शेप जो ऊपर वाली ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी प्लेन जैसी दिखने वाली। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की हो तो लिक्विड ऐसे फवारे की तरह बनेगा, कोई फवारा नहीं बनने वाला है, लिक्विड ऊपर तक भरेगा और रुक जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी नई रेडियस क्या होगी। तो ये था हमारा चैप्टर और ये आई होप कि लास्ट ही टॉपिक है। तो ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही था। इसमें एक न्यूमेरिकल यहाँ बता रहा है, न्यूमेरिकल सब बाद में देखेंगे। यहाँ क्या बता रखा है देखो, नोटिस दैट इफ द लिक्विड मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स एज फॉर मर्करी cos थीटा इज नेगेटिव, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट द लिक्विड विल बी लोअर इन द कैपिलरी। ये वही है जो मैंने बताया, कैपिलरी में लिक्विड नीचे चला जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर थ्योरी। अब एक और हम क्लास देखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। आसान से ही लग रहे हैं देखने से तो, पर हम तभी देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।